नमस्कार, आप देख रहे हैं पेंशन अपडेट, वह प्लेटफॉर्म जहां हर खबर को सच्चाई, दस्तावेज और जमीनी हकीकत की कसौटी पर परखा जाता है। यहां आपको पेंशन, केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाएं, बढ़ती महंगाई, बुजुर्गों के कानूनी अधिकार और आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले हर जरूरी मुद्दे पर सीधी, सटीक और प्रभावशाली भाषा में जानकारी दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि पेंशन और आपके अधिकारों से जुड़ी कोई भी अहम खबर आपसे न छूटे। आज 18 अप्रैल 2026 का दिन देश के करीब 55 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बेहद अहमियत रखता है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर पेंशनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों की सड़कों पर एक ही चर्चा है, क्या आखिरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 या उससे अधिक की जाएगी? क्या महंगाई भत्ता, डीए का लंबित लाभ मिलेगा? क्या वह दिन आ गया है जब बुजुर्गों को बिना किसी मोहताजी के जीने लायक पेंशन मिलेगी? जो तस्वीरें और संकेत सामने आए हैं वे यह बताते हैं कि अब यह मामला केवल ज्ञापन और धरने प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शीर्ष स्तर की बैठकों, विधि विभाग की राय, वित्त मंत्रालय के बजट आकलन और प्रशासनिक आदेशों की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। खास बात यह है कि पिछले 10 दिनों में 3 बड़ी बैठकें हुई हैं, एक श्रम मंत्रालय में, दूसरी योजना आयोग में और तीसरी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ। इन बैठकों में ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों की व्यथा को विस्तार से रखा गया। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने सबसे अधिक उम्मीद जगाई है। दरअसल कल शाम को एक निजी चैनल पर वह तस्वीर वायरल हुई जिसमें ऑल इंडिया ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री एक साथ बैठे दिखाई दिए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में लगभग 2.5 घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई। एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कम से कम 7000 रुपये मासिक की जाए, क्योंकि मौजूदा 1000 से 2000 रुपये महंगाई के दौर में किसी भी बुजुर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी, हर 6 माह पर महंगाई राहत को संशोधित किया जाए। और तीसरी, पेंशन भोगियों के लिए एक अलग स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाए, क्योंकि वर्तमान सीजीएचएस या ईएसआई की सुविधाएं अधिकांश बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पाती। यह बैठक अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने पेंशनर्स के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल से इतनी देर तक और इतनी गंभीरता से चर्चा की हो। सूत्रों का कहना है कि मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया कि ईपीएस 95 की पेंशन अत्यधिक कम है और इसे तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर विधि और वित्त दोनों मंत्रालयों के साथ समन्वय किया जा रहा है। अब इसे समझिए, पेंशन की यह लड़ाई केवल रुपए पैसे की नहीं है, यह गरिमा की लड़ाई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 30-40 साल एक फैक्ट्री में, एक दफ्तर में, एक संस्थान में देश के विकास के लिए पसीना बहाया, उसकी जवानी, उसकी ताकत, उसका समय, सब कुछ व्यवस्था को समर्पित कर दिया। बदले में उसे केवल यह उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, बीमारी में दवा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं? एक साधारण परिवार का मासिक खर्च राशन, बिजली, पानी, मोबाइल, दवाई, यह सब जोड़कर शहरों में कम से कम 5 से 7 हजार रुपये महीना बैठता है। गांवों में यह 3 से 4 हजार रुपये है, जबकि अधिकांश ईपीएस 95 पेंशनर्स को मात्र 1000 से 1500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। यह राशि तो एक दिन की 2 बार की चाय और बिस्कुट से भी कम पड़ जाती है। यही वजह है कि पिछले 1.5 साल में देश भर में लगभग 18 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। जयपुर में 2000 पेंशनर्स ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, पेंशन दो या इंसाफ दो। लखनऊ में 1 महीने तक धरना चला। पटना में बुजुर्गों ने चक्का जाम की चेतावनी दी थी। लेकिन सरकार की ओर से बार बार यही कहा गया कि ईपीएस 95 की स्कीम में बदलाव के लिए अदालत का आदेश चाहिए, क्योंकि यह स्कीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी थी। अब नया मोड़ यह है कि सरकार खुद इस नतीजे पर पहुंची है कि कानूनी रुकावटों के बावजूद प्रशासनिक रास्ते से राहत दी जा सकती है, यानी स्कीम में बदलाव किए बिना बस एक अधिसूचना जारी करके महंगाई राहत या एकमुश्त अनुदान दिया जा सकता है। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ईपीएस 95 का मामला केवल संख्याओं का नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी जटिलता है। ईपीएस 95 के तहत लगभग 60 लाख से अधिक लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को औसतन 1000 से 2000 रुपये ही मिलते हैं, कुछ को तो 600 रुपये भी मिलते हैं। यह राशि केंद्र सरकार के न्यूनतम पेंशन के मानक से भी कम है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम 9000 रुपये पेंशन मिलती है। राज्य सरकारों में भी यह 3 से 5000 के बीच है। फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि ईपीएस 95 एक योगदान आधारित योजना है जिसमें अंशदान बहुत कम था। 1995 से 2014 के बीच
अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 5,000 रुपये था, बाद में बढ़ाकर 15,000 किया गया। लेकिन पुराने पेंशनर्स के लिए यह लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं दिया गया, यानी जिन्होंने 5,000 पर अंशदान दिया उनकी पेंशन हमेशा के लिए उसी हिसाब से कम बनी रही। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। जानकार बताते हैं कि 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सरकार एक बार में सभी पेंशनर्स को 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने का कानून बना दे। इसका वार्षिक बोझ लगभग 12,000 करोड़ रुपए होगा। दूसरा रास्ता, चरणबद्ध तरीके से पहले 2,500, फिर 3,000, फिर 4,000। तीसरा रास्ता, केवल उन्हीं पेंशनर्स को राहत दी जाए जिनकी पेंशन 1,500 से कम है और बाकी को महंगाई भत्ता दे दिया जाए। इस पर अभी विचार चल रहा है हमारी कार के। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में अब दबाव सिर्फ सरकार पर नहीं है बल्कि अदालतों पर भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें न्यूनतम पेंशन 5,000 करने की मांग की गई है। अदालतों ने सरकार से जवाब मांगा है। एक याचिका में तो यह भी कहा गया है कि पेंशन न मिलना अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि अत्यधिक कम पेंशन के कारण बुजुर्गों को पोषण की कमी, इलाज से वंचित रहना और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। अदालत ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए सरकार से हलफनामा मांगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी चर्चा के बाद भी कोई ठोस आदेश क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब है वित्तीय मॉडलिंग। हर एक रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के पीछे एक गणित है। ईपीएस 95 का कोष अलग है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान से बनता है। सरकार इस कोष में सीधे पैसे नहीं डाल सकती, उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि कोष दिवालिया न हो। अगर आज सरकार अचानक सभी को 5,000 पेंशन देने लगे तो कोष कुछ ही वर्षों में खाली हो जाएगा। इसलिए या तो अंशदान बढ़ाना होगा या फिर सरकार को बजट से सब्सिडी देनी होगी। दोनों ही विकल्प राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। फिर भी जो संकेत इस समय मिल रहे हैं वे उत्साहजनक हैं। कई स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपये करने की सिफारिश की गई है। साथ ही हर साल महंगाई के हिसाब से 6% की वार्षिक वृद्धि का सूत्र भी सुझाया गया है। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की सहमति अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेजा जा चुका है, जो यह जांच करेगा कि क्या यह ईपीएस 95 के मूल नियमों के विरुद्ध तो नहीं है। यह वह बिंदु है जहां धैर्य रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में नीति निर्माण की गति धीमी होती है, लेकिन एक बार जब कोई फैसला हो जाता है तो वह दशकों तक चलता है। यही कारण है कि पेंशनर्स को अफवाहों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई फर्जी आदेश वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 5,000 पेंशन मंजूर हो गई, कोई कह रहा है कि मई से नई पेंशन आएगी, लेकिन जब तक गजट अधिसूचना या पीएफ कार्यालय का सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा न करें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, स्वास्थ्य सुरक्षा। पेंशनर्स के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती दवाइयों का खर्च और अस्पताल में भर्ती होने का डर है। ईपीएस 95 के तहत कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, यानी एक बुजुर्ग को अगर हार्ट अटैक आ जाए या कैंसर हो जाए तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दे या फिर परिवार पर बोझ बन जाए। कई मामलों में तो बुजुर्ग अपना मकान तक बेच देते हैं। इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक सुझाव दिया है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को कवर करे। इसका खर्च बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या 60 लाख के आसपास है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर भी चर्चा चल रही है और संभावना है कि अगले 3 महीने में इस पर कोई घोषणा हो सकती है। एक और रोचक तथ्य यह है कि पड़ोसी देशों में पेंशन व्यवस्था कैसी है। नेपाल में न्यूनतम पेंशन 3,000 नेपाली रुपए है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1,800 रुपये बनता है। बांग्लादेश में सरकारी पेंशन 4,000 टका यानी 3,000 रुपये से शुरू होती है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बावजूद बुजुर्गों को न्यूनतम 5,000 श्रीलंकाई रुपये लगभग 1,500 भारतीय रुपये मिलते हैं। यानी भारत इस मामले में बहुत पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ की महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें कहीं अधिक हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से भारतीय पेंशनर्स अधिक संकट में हैं। अब आते हैं इस मुद्दे के भावनात्मक पक्ष पर। मैंने खुद कई बुजुर्गों से बात की है। एक सेवानिवृत्त फैक्ट्री कर्मचारी जिसकी पेंशन 1,200 रुपये है, वह कहते हैं, बेटा मैं चाय पीने से भी कतराता हूँ, क्योंकि एक दिन में 10 रुपये की चाय भी महीने के 300 रुपये हो जाती है। दवा का एक बोतल 500 का आता है, मैं उसे 2 महीने में खत्म करता हूँ। डॉक्टर कहता है रोज लो, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। एक और बुजुर्ग महिला, उनका पति अब नहीं रहा, उन्हें विधवा पेंशन मिलती है 600 रुपये। वह अपने बेटे के घर रहती हैं, लेकिन बेटे की नौकरी नहीं है। पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। वह कहती हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं,
यही वो आवाजें हैं जो इस आंदोलन को ताकत देती हैं। यही कारण है कि पेंशन का मामला अब सिर्फ अर्थशास्त्रियों और नौकरशाहों के बीच की बहस नहीं रह गया है, बल्कि यह मानवाधिकार का मुद्दा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के वृद्धजन अधिकार सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में न्यूनतम पेंशन उस देश के औसत वेतन का कम से कम 30% होना चाहिए। भारत का औसत मासिक वेतन लगभग 12,000 रुपए है। इस हिसाब से न्यूनतम पेंशन लगभग 3,500 होनी चाहिए। अभी यह महज 8% है। लेकिन इतनी निराशा के बीच एक बड़ा सकारात्मक संकेत यह भी है कि अब मीडिया में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो रही है। प्रिंट, टीवी, डिजिटल सभी माध्यमों ने इसे प्रमुखता देना शुरू कर दिया है। कई न्यूज चैनलों ने टॉक शो किए हैं जिसमें विशेषज्ञों ने पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में तर्क दिए हैं। सोशल मीडिया